हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स का एक नया बैच। इनकम टैक्स के एक नए बैच में अगर बात करें, हम हैं बीकॉम पार्ट 2 में। जनरली बीकॉम पार्ट 2 के बच्चे, कुछ ऑनर्स वाले बच्चे वो भी पार्ट 2 के ही हैं। तो बीकॉम पार्ट 2 में अगर हम बात करें, ये लीजिए बीकॉम पार्ट 2। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। कई बुक्स में इसे डायरेक्ट टैक्स भी बोला जाता है। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स वैसे हम एक बोल सकते हैं, बाकी बोल नहीं सकते। डायरेक्ट टैक्स एक बड़ी टर्म है, इनकम टैक्स उसका पार्ट है। अगर मैं कहूँ क्या है इनकम टैक्स, इसकी पूरी कहानी बताएं तो एक बार हल्का सा बेसिक्स लेते हैं और उसके बाद चैप्टर की डेप्थ में चलना शुरू करेंगे आज से ही। और सारी बातें करने से पहले बोलना चाहूंगा, इनकम टैक्स की आपको बुक जो लेनी है वो लेनी है आरबीडी, और ब्रैकेट में लिख रहा हूँ न्यू। आरबीडी भी लेनी है और न्यू बुक लेनी है। ओल्ड बुक नहीं चलेगी, नई बुक पे काम करना पड़ेगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, 77749 पेंटा 0 मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर, और 77105 पेंटा 0 मेरा कॉलिंग नंबर। तो ये कॉलिंग व्हाट्सएप है, कॉलिंग और पेमेंट नंबर है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। चलिए छोड़िए इन दोनों बातों को, अब मेन बात पर आते हैं। पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, तैयारियां कैसे करनी है। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों, प्लीज ईयरफोन या हेडफोन्स का यूज करें। रिजोल्यूशंस बढ़ाने से कम कर सकते हैं आप आसानी से, जिस तरह से आप YouTube में करते हैं वैसे ही सेम, है ना। और कई बच्चे इसे YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube पे तो कर ही सकते हैं। जो बच्चे इसे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, इस एप्लीकेशन में आप इसका रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, ताकि पिक्चर क्वालिटी और अच्छी हो। कैमरा जब बोर्ड का यूज ज्यादा करेंगे तो हम जूम कर लेंगे, आप टेंशन ना लें उसकी, ठीक है। तो आपको यहाँ की फिगर्स भी प्रॉपरली दिखेंगे। साथ ही साथ आप एप्लीकेशन में अगर पढ़ रहे हैं तो मेरे वीडियो की स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं, कि आपको धीरे पढ़ना है, बैक जाना है, आराम से जा सकता है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो एनी टाइम कॉल करें, 24/7 आपको ये नंबर सपोर्ट देंगे। करें स्टार्ट पढ़ना। चलिए, क्या है इनकम टैक्स? सिंपल सी बात करें, टैक्स गवर्नमेंट क्यों लेती है? गवर्नमेंट टैक्स लेती है साहब देश का विकास करने के लिए, प्रगति करने के लिए। कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट स्टेट का विकास करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल का डेवलपमेंट करती है। सेंट्रल का डेवलपमेंट तो पूरे देश का डेवलपमेंट करती है। दोनों गवर्नमेंट टैक्स लेती है, हाँ दोनों गवर्नमेंट टैक्स लेती है। स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट वाली चीजों पे, सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल वाली गवर्नमेंट चीजों पे। अच्छा। ये टैक्स कितने प्रकार का होता है? टैक्स दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो आपसे मांग करके लिया जाता है कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज का पैसा दे दीजिए, मतलब। इनडायरेक्ट टैक्स तो आप कोई चीज खरीदते हैं उसके साथ जाएगा। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, शर्ट खरीदी, मार्कर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, डिपार्टमेंट स्टोर का सामान खरीदा, कुरकुरे का पैकेट खरीदा, है ना। जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उसके साथ जो टैक्स जा रहा है वो सब इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ लगने वाले टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। यानी जीएसटी, वैट, अपने एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं। डायरेक्ट टैक्स वो जो आप कुछ नहीं खरीद रहे फिर भी आपको देना पड़ रहा है जबरदस्ती, गवर्नमेंट आपसे मांग के ले रही है। इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट नहीं मांगती, प्रोडक्ट के साथ ऑटोमेटिकली चला जाता है। डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट मांग के लेती है। उसका बेस्ट एग्जांपल इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स है। वेल्थ टैक्स हमारे सिलेबस में क्या है? इनकम टैक्स। तो मैं क्या कहना चाहूंगा बच्चों, आपको पढ़ना है आईडीटी नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है डीटी, और डीटी में भी क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स। आइए बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में डिटेल से। इनकम टैक्स किस पर लगता है? जो इनकम कमाता है उस पर लगता है इनकम टैक्स। कौन इनकम कमाता है? कोई भी, एनीवन। कहाँ लगता है? इंडिया में या इंडिया की बाहर की कंट्री में? हर कंट्री के अपने रूल्स हैं, हम इंडियन कंट्री के रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक्ट बना रखा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, 1961। इस एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस एंड रूल्स हैं जिन्हें हमें चैप्टर वाइज बुक की मदद से पढ़ना है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अभी बच्चों मंथ चल रहे हैं अगस्त सितंबर 2021 वाला एरिया, तो हम 2020 वाला एरिया सॉरी, तो 2020 में हम अगर सेशन बोले तो कौन सा चल रहा है? अभी 2020-21 सेशन चल रहा है। इस 2021 में आप क्या कर रहे हैं? इनकम कमा रहे हैं, इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 2021 में आप टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं। टैक्स किस पर कैलकुलेट होता है? इनकम पर। तो इनकम की भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सर इनकम की भी कोई कैलकुलेशन करनी पड़ती है क्या? हाँ, हमारे घर में कहां से पैसा आता है, बहुत सारी जगह से पैसा आता है। सारी इनकम्स को जोड़ लो और उस पर टैक्स की कैलकुलेशन कर लो। ये कब करनी है? 2020-21 में। कौन
सी इनकम की करनी है? जो 20-21 में कमा रहा है उसकी, या जो 19-20 में कमा करके छोड़ दिया उसकी? अजी साहब, जो 20-21 में कमा रहे हो तो अभी कमाते रहेंगे, कब तक? 31 मार्च तक। यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का 1 साल हुआ। इससे ठीक पहले 1 साल था 2019-20, वही 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये कमाने वाला साल था, यानी इसमें इनकम अर्न करनी थी और आपको 20-21 के अंदर उस पर टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, चुका देना है साहब। ठीक है, ये बात आपके लिए फिक्स है। मेरे कहने का मतलब बच्चों, एक तो होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वो वाला साल जिसमें हम कमाएंगे, असेसमेंट ईयर वो वाला साल जिसमें हम इनकम को कैलकुलेट करके उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, इनकम और टैक्स की कैलकुलेशन होगी, असेसमेंट होगा। तो आप लोगों के लिए असेसमेंट ईयर फिक्स है 2020-21। पूरी बुक में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द लास्ट एंड, पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक, हर पेज पर जो क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर असेसमेंट ईयर कौन सा फिक्स है आपके लिए? 2020-21, 2020-21। ये टैक्स की कैलकुलेशन की वाला ईयर और ये कमाने वाला ईयर। यानी हर क्वेश्चन में इनकम कब की मिलेगी आपको? 2019-20 की। टैक्स कब कैलकुलेट करेंगे? 2020-21 में। ये बात क्लियर है? ये बात ध्यान रखिएगा। अब छोटी सी बात करते हैं। कुछ बच्चों ने मेरे से बेसिक्स पहले पढ़े हुए तो टेंशन ना लें, अभी हम नए पर मूव कर रहे हैं अगली 5 मिनट में कुछ बेसिक्स लेने के बाद। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे इनकम को 5 हेडिंग्स में ब्रेक किया हुआ है। कितनी हेडिंग्स में? 5 हेडिंग्स में। आइए 5 हेडिंग्स के नाम लिख लेते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, 5। नंबर 1, सैलरीज। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, प्राइवेट एम्प्लॉई हो, 2 जगह नौकरी करते हो, 4 जगह नौकरी करते हो, जहां से भी नौकरी करते हैं, जितना भी सैलरी आपको मिल रही है वो सारी सैलरी हेड में है। 5 हेडिंग्स है, 5 चैप्टर्स बना रखे हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें आपके कितने भी मकान दुकान हो उनका रेंट की इनकम अगर आपके घर में आ रही है तो उसकी इनकम कैलकुलेट की जाएगी। तो रेंट की इनकम पे भी टैक्स लगता है? हाँ सर, हमारे तो 3 मकान है, हमने तो आज तक कभी रेंट की इनकम पे टैक्स नहीं दिया। आप टैक्स चोर है। जी हाँ, आप टैक्स चोर है। सर चोर बोल रहे हो? अरे मैं भी टैक्स चोर हूँ। सब टैक्स की चोरी करते हैं। अगर हम ईमानदारी से टैक्स चुकाएं तो हमारे पास कोई बच ही नहीं पाएगा, ऐसी स्थिति है सब इंडिया की। तो वास्तविकता में हम टैक्स की चोरी करते हैं, है ना? नहीं करनी चाहिए, है ना, बट करते हैं। तो रेंट की इनकम आती है आपके घर में, लेकिन आप उस पर टैक्स चुकाते नहीं है, कम चुकाते हैं। आइए बात करते हैं PGBP। ये क्या है साहब? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन, आपकी कोई थड़ी, ठेला, गोडाउन, फैक्ट्री, शॉप, इंडस्ट्री हो सकती है। मैं थड़ी ठेले से स्टार्ट हुआ इंडस्ट्री तक है, या आपके कोई ऑफिसेज भी हो सकते हैं। उन ऑफिसेज में, फैक्ट्री से वगैरह से आप जितना भी कमा रहे हैं, बिजनेस से जितना कमा रहे हो, बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा। कैपिटल गेन्स, इसके अंदर सेल ऑफ असेट्स आती है। क्या आती है? सेल ऑफ असेट्स। आप अपने घर की कोई असेट्स बेच दें, गोल्ड बेच दें, प्लेटिनम बेच दें, ज्वेलरी बेच दें, मकान बेच दें, शेयर्स बेच दें, उस असेट्स बेचने वाली सारी इनकम कैपिटल गेन में आएगी और उस पे भी लगेगा टैक्स। बच्चों, जो इनकम इन चारों में आ गई, सैलरी आ गई, रेंट आ गया, बिजनेस आ गया, कैपिटल गेन आ गया, अब जितनी भी इनकम इसके अलावा बची है उनके लिए 5वां और आखिरी हेड है बच्चे बच्चों के लिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड क्या कहता है सुनिएगा। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हम तुम्हारी सारी इनकम पे टैक्स लगाएंगे। जो इनकम इन चारों में आ गई वेल एंड गुड है, जो इन चारों में नहीं है वो कहां आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हम इसका ऐसा बोल सकते हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है, और ये कौन है लास्ट वाला? साईं बाबा, सबका मालिक एक। जो चारों में नहीं है वो साईं बाबा धर्म अपना लो, साईं बाबा सारे धर्म अपना है, ऐसा कह दो। या ऐसा कह दे कि जो इन चारों में नहीं आया वो कहां आएगा? इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। सर ऐसी कौन सी इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी? एग्जांपल लेता हूं, इंटरेस्ट की इनकम, ब्याज आता है आपके घर में, चाहे वो बैंक से आए, चाहे किसी को पैसा उधार दिया वहां से आए, गिफ्ट आता है दुनिया भर के, डिविडेंड आता है दुनिया भर का, ये सब अदर छोटे बहुत सारी इनकम्स आती हैं, वो सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। तो हम क्या कहना चाहते हैं? इन सब का मिक्सचर बनता है इनकम। और इनकम हमें कौन से ईयर में कमानी है? प्रीवियस ईयर 1920 में कमानी है। उस इनकम पे क्या होगा? इनकम की कैलकुलेशन होगी। किसकी? इनकम की और टैक्स की, दोनों की कैलकुलेशन होगी। हाँ, कौन सी ईयर में? 2020
21 में और 20-21 को क्या बोलेंगे, ए वाई असेसमेंट ईयर। ये कौन सा ईयर था, पी वाई प्रीवियस ईयर। हिंदी में गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष कहा जाएगा। ये गत वर्ष है, ये कर निर्धारण वर्ष है। 1 साल कमाने का है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है लगा दो अपना जोर पूरा, जितना कमा सकते हो कमाओ, हम कोई बाउंडेशन नहीं लगाएंगे, लेकिन अगले साल शांति से उस पर क्या दे देना, टैक्स दे देना ईमानदारी से पूरा का पूरा। ये एक छोटी सी समरी ली है हमने इनकम टैक्स की। हम आज की क्लास में सबसे पहले मूव करेंगे एक नए चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर। सर वो सैलरी किधर गया, पढ़ेंगे लेटर ऑन। सैलरी एक्चुअली में बहुत बड़ी पिक्चर है, इसलिए हम पहले जाएंगे कहाँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर जाएंगे, जो कि हमारा मेन चैप्टर है। बच्चों मैं सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्यों शुरू कर रहा हूं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, ये हेड आपके दिमाग में फास्ट घुसता है। क्यों? क्योंकि ये एक वो इनकम है जो आप अभी डेली यूज में देखते हो। भाई आप लोगों में से ज्यादातर लोग अभी सैलरी की इनकम नहीं कमाते, जॉब नहीं करते, बिजनेस बहुत कम लोग अपने पापा के साथ सपोर्ट करता है। अदर सोर्सेज कैपिटल गेन कभी हुआ ही नहीं, असेट्स बेची नहीं, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी शेयर्स मकान कहाँ बेचोगे आपने भी। अदर सोर्सेज की इनकम होती रहती है, लेकिन अपने को मतलब नहीं, अपन तो कमा करके भूल जाते हैं, टैक्स चुकाने का अपने को क्या मतलब है। तो मैं कहना चाहूंगा सबसे आसान जो आपको समझ में आता है वो है रेंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और एक और मजे की बात, हाँ सबसे इजी हेड भी यही है पूरी बुक में, सबसे इजी जो एरिया है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। करते हैं शुरू। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान के किराए से आने वाली इनकम यहाँ पर आएगी, मकान से होने वाली किराए की इनकम यहाँ पर आएगी, जिसके अंदर हम मकान की रेंट की इनकम लेंगे। चलिए दिमाग लगाते हैं। सबसे पहली बात, मान लेते हैं आपके 4 मकान हैं, 4 rooms। आप कुछ भी कर सकते हो 4 मकान का, कुछ भी कर सकते हैं। चारों मकानों में खुद रहते हो, ऐसा भी पॉसिबल है। चारों में से 3 किराए पे दिए हो और 1 में खुद रहते हो, ऐसा भी पॉसिबल है। जो एक है उसमें से भी आधा किराए पे दिया और आधे में खुद रहते हो, 3 मतलब 3.5 किराए पे दे रखे हो और आधे में खुद रहते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। खुद किराए के मकान रहते हो, चारों किराए पे दे रखा हो, ऐसा भी पॉसिबल। सर ऐसा कौन करता होगा? हाँ बहुत लोग करते हैं। मान लीजिए मेरे 4 मकान और ऐसी लोकेशन पे जहां मुझे रहना पसंद नहीं है, तो मैं उन चारों को तो किराए पे दे देता हूँ और खुद एक अच्छी लोकेशन पे खुद किराए पे रह लेता हूँ, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। या मेरा जहाँ जॉब है, बिजनेस है, वहां पे मेरा मकान नहीं, मेरा मकान कहीं दूर है, दूर वालों को किराए पे दे दिया, खुद ने जॉब बिजनेस के बगल में अपना मकान ले लिया, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। सारी एस्पेक्ट्स को यहाँ पर मैं रखूंगा, पर मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहूंगा, किराए से होने वाली इनकम हमेशा यहाँ यहीं आएगी और कहीं नहीं आ सकती। तो बात ये हो रही है, क्या हमारे मकान का किराया जो हमारे घर में आ रहा है वो किराया क्या टैक्सेबल है? जी हाँ। क्या इंडियन गवर्नमेंट यानी मोदी जी, अरे हाँ इनकम टैक्स सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, गहलोत सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो जो मकान का किराया हमारे घर में आ रहा है उस किराए पे भी टैक्स देना पड़ेगा। जी देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, हम तो नहीं देते, तो वही गलती कर रहे हैं। आइए बताते पूरी डिटेल में इसके ऊपर सारी बातें। पर मैं जो बात मेनली कह रहा था वो ये कह रहा था, क्या रेंट की इनकम पे टैक्स लगता है? बिल्कुल लगता है। यहाँ पर केवल रेंट की इनकम आएगी, सेल की इनकम नहीं आएगी। आइए डिटेल में करते हैं पूरी बातें, बहुत ज्यादा फोकस करते हुए, बहुत अच्छे से, स्लोली और डिटेल, ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारे हाउस प्रॉपर्टी पे लगने वाले टैक्स की किस तरह से और क्या लगता है, सबसे पहली बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बुक्स की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लिखते भी जाएं साथ साथ, खुला लिखिएगा एक नई फ्रेश कॉपी में, अपनी में नए चैप्टर की शुरुआत। बुक्स बंद कर दीजिए जिनके पास है वो भी, प्लीज बुक्स ना खोलें, स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल, बुक्स नहीं खोलिएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बच्चों, मकान से होने वाली इनकम 2 तरह की इनकम होती है, एक रेंट की इनकम और एक सेल की इनकम। मैंने 10 लाख का मकान खरीदा और 15 लाख में बेच दिया तो सेल की इनकम हो गई 5 लाख। मैंने 10 लाख का मकान खरीदा, खरीद करके रखा और उससे हर महीने 15,000 रुपए 20,000 रुपए किराया आता है, रेंट की इनकम हो गई। जो रेंट की इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, हेड नंबर 2। और जो सेल की इनकम है वो है कैपिटल गेन्स, हेड नंबर 4। यानी यहाँ पे मकान को बेचने से रिलेटेड कोई बात नहीं की जाएगी। इस चैप्टर में केवल और केवल रेंट की इनकम आने वाली है, फोकस करिएगा, बिल्कुल गुड, ठीक है। आइए थोड़ी डिटेल में बात करते हैं।
कई बार कुछ लोग अपने मकान को सबलेट आउट कर देते हैं। सर ये क्या होता है ना? और कई बार केवल खाली लैंड को किराए पे देते हैं, तो क्या होगा आइए बात करते हैं उसके बारे में डिटेल से। अगर कोई व्यक्ति अपना मकान रेंट पर दे रहा है, तो रेंट पर जब लैंड केवल खाली लैंड देता है तो क्या होगा, उस पर मकान बना हुआ है तो क्या लिखता है, आइए वही लिखते हैं। अगर आप कर रहे हैं ओनली लैंड को लेट आउट, अगर आप ओनली लैंड को लेट आउट कर रहे हो, खाली जमीन है यानी प्लेन सरफेस है और उसको किसी को किराए पे दे दिया, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा या नहीं आएगा? पहले बताओ ऐसा कोई व्यक्ति देता है क्या? दिमाग लगाइए, क्या खाली लैंड किराए पर जाती है? सोच के जवाब दीजिएगा, सोचिए सोचिए सोचिए, मैं आपको 3 मोर सेकंड्स देता हूं। क्या खाली लैंड किराए पे जाती है क्या? जाती है। मैं एग्जांपल देता हूं। नंबर 1, मैरिज गार्डन बनाने में, शादी का गार्डन होता है प्लेन लैंड के ऊपर, यस। सेकंड, ईंटों का भट्टा लगाने में, ईंटों का भट्टा, हमारे गांव जाते हैं तो वो ईंटों का भट्टे नहीं दिखता आपको, तो वो जो खाली लैंड है वो लैंड किसी और की है, ईंट के भट्टे वाले ने वहां पे आके अपनी ईंटें और मिट्टी रख करके ईंट का भट्टा लगा दिया, ईंटें बनाता है, ठीक है। तीसरा, किसी किसान को किराए पे दे देंगे खेतीबाड़ी करने के लिए, लैंड मेरी है, मैं खेतीबाड़ी नहीं करना चाहता, एक किसान जिसको खेती करनी है उसके पास लैंड नहीं है, वो मेरी लैंड किराए पे ले लेता है, उस पर खेतीबाड़ी कर लेता है, तो उससे भी इनकम हो सकती है, रेंट की इनकम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टोरेज गोडाउन बनाने में, कई लोगों के पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, उन प्रोडक्ट को रखने के लिए जगह नहीं होती, तो हमारा खेत किराए पे ले लिया, खाली जमीन किराए पे ले ली और उस पर उन्होंने गोडाउन बना लिया, ऐसा कुछ भी कर लिया। तो कहने का मतलब क्या खाली लैंड किराए पे जाती है? हाँ जाती है, लेकिन ओनली लैंड अगर रेंट पे गई है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा, हेड नंबर 5। क्यों? साफ सुनिए ना, चैप्टर का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और हाउस तो है ही नहीं, कहाँ है हाउस? केवल प्लेन सरफेस है, लैंड है, तो केवल लैंड अगर है आप किराए पर दोगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। आइए समझते हैं, ये खाली लैंड किराए पे दी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इस खाली लैंड पर एक कमरा बना हुआ है, अब देखिएगा थोड़ा डिटेल में चल रहा हूं, एक खाली लैंड पे कमरा बना हुआ है और अब ये लैंड किराए पर दी है, तो ये जो लैंड है ये इस कमरे से कनेक्टेड है, तो इन दोनों का टोटल रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा, नो इश्यू। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं, समझिएगा। एक मकान मैंने एक आंटी जी से किराया लिया, मकान के बाहर एक गार्डन और गैराज है, खाली लैंड पड़े हुए, वहां पे गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं और आप अपनी गार्डन को भी मैनेज कर सकते हो। तो जब मैंने किराए पे मकान लिया तो मकान का किराया अलग और गार्डन का किराया अलग अलग होगा, क्या बताओ? नहीं, टोटल किराया लेंगे आंटी जी जिनसे मैंने मकान किराए पे लिया है, तो मकान और गार्डन का किराया टोटल मिला के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा और आंटी जी के लिए, ठीक है ना। तो अगर कोई हाउस बना हुआ है उसके साथ जुड़ी हुई लैंड है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, हाउस बना हुआ है उसके साथ जुड़ी हुई लैंड है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जाएगा, बट ओनली लैंड है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, क्योंकि हाउस है ही नहीं। यानी नटशेल में क्या बोलूंगा, हाउस होना जरूरी है, चाहे वो एक सिंगल कमरा ही क्यों न बना हुआ हो। नेक्स्ट, सब लेट आउट की इनकम, चैप्टर अभी शुरू नहीं हुआ, अब शुरू होगा बच्चों ना। सब लेट आउट इनकम, ये क्या होता है? मेरे पास खुद का कोई मकान नहीं था, मैंने एक भाई साहब से मकान किराए पे लिया 10,000 पर मंथ में, और दूसरे भाई साहब को मकान किराए पे दे दिया 15,000 पर मंथ में। ओहो, 5,000 कमा लिया बंदे, 10 में दिया, 15 में दिया, 5 अपने। जो ये प्रोसेस है इसको बोलते हैं सब लेट आउट करना। क्या बोलते हैं? सब लेट आउट करना। लेट आउट करना तो होता है मैं मेरा मकान किराए पे दूं, लेट आउट। मैंने किसी और का मकान लेके किसी और को किराए पे दिया, सब लेट आउट। आगे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, क्या ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, अगर रेंट एग्रीमेंट में लिख रखा है तो आप सब लेट आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब लेट आउट करने की जो 5,000 मैंने कमाए, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मकान आपका अपना होना चाहिए। अगर आप किसी सब लेट आउट की इनकम कमा रहे हो तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, 5वां हेड। क्या ये बातें क्लियर हो रही है क्या? चलिए, अब तक क्या क्या बताया? इस हेड में रेंट की इनकम आएगी, सेल की इनकम, कैपिटल गेन में जाएगी। अगर खाली लैंड किराए पे देते हो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और सब लेट आउट करते हो तो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आइए बच्चों, करते हैं चैप्टर की डेप्थ स्टार्ट। बच्चों, मकान 3 प्रकार के होते हैं। कैसे 3 प्रकार के? सुनिएगा। एक वो जिसमें हम रहते हैं, अभी आप जिस मकान में रहते हो वो क्या है आपका? स्वीट होम, स्वीट होम बोलते हैं ना, जिससे अपना लगा हुआ है, चाहे छोटा ही कोई फर्क नहीं पड़ता, और मकान अपना है, उसमें हमारा पर्सनल टच जुड़ा हुआ है। उस मकान को बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्या बोलते हैं?
जिस मकान में अभी हम रहते हैं उस मकान को बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। एक मकान है हमारा जिसको हमने किराए पे चढ़ा रखा है, वो होगा लेट आउट। एक और मकान है जिसको हमने खाली छोड़ रखा है, कोई नहीं रहता, भूत रहते हैं, है ना, कोई है, वो वाला सिचुएशन, तो उसे बोलेंगे वेकेंट। क्या बोलेंगे? वेकेंट। बच्चों में मकान वर्ड यूज कर रहा हूँ, मकान, दुकान, गोडाउन, फैक्ट्री कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें छत है, दीवारें हैं, लैंड है, वो सब हाउस प्रॉपर्टी काउंट होगी, उसको किराए पे दिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी। अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा काम ही यही करता है, मकानों किराए पे लेना देना, दुकानों किराए पे लेना देना, किसी है ना अपनी बहुत सारी जब दुकानें उनको किराए पे देता है, तो क्या उसकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगी या हाउस प्रॉपर्टी में आएगी? हाउस प्रॉपर्टी में आएगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन कभी नहीं जाएगा। रेंट की इनकम, चाहे काम आप कभी कभार करो, चाहे रेगुलर वे में करो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये सारी इनकम हमेशा किस में आएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। रेंट की इनकम के लिए स्पेसिफिक हेड बना हुआ है, रेंट की इनकम हमेशा 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 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही आएगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं जाएगी। लेकिन अगर खाली जमीन है या सब लेट आउट है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा, और मकान बेच ही दिया तो क्या? कैपिटल गेन में। स्टार्ट करें आगे, चलिए। हाउस, बच्चों हाउस तीन प्रकार के, 1 2 3। नंबर 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी एसओपी, ये वो मकान है जिसमें हम रहते हैं, हमारा प्यारा स्वीट होम जिसमें आप रहते हो। दूसरा लेट आउट, ये वो मकान है जिसको आपने किराए पे दिया हुआ है। नंबर 3 वेकेंट, जो खाली पड़ा हुआ मकान है जिसको कोई नहीं होता, वेकेंट, खाली मकान। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है ये सुनिएगा, बड़ी मजेदार बात है, हाँ थोड़ा डिटेल में सुनिए, समझेंगे ना, फोकस। क्या कहना चाह रहा हूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रूल बनाया, रूल क्या कहा ये सुनिएगा। इफ एनी असेसी, असेसी यानी करदाता, जिसका इनकम टैक्स निकालते हैं वो असेसी है। अगर मेरे इनकम टैक्स कैलकुलेटर तो मैं असेसी, आपके पापा जी का कैलकुलेटर आपके पापा जी असेसी, आपका कैलकुलेटर तो आप असेसी। असेसी ई डबल एस डबल ई, असेसी करदाता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इफ एन असेसी होल्ड्स मोर देन वन हाउस, अगर किसी करदाता के पास एक से अधिक मकान है, देन एनी वन हाउस कैन बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर किसी करदाता के पास एक से ज्यादा मकान है तो उनमें से कोई भी एक मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जा सकता है। ऑल अदर रिमेनिंग हाउसेस, बाकी के बचे हुए सारे हाउसेस ट्रीटेड एज लेट आउट, बाकी के सारे मकानों को क्या माना जाएगा? किराए पे चढ़ा हुआ माना जाएगा, लेट आउट माना जाएगा। सर ये क्या नियम हुआ, समझाइए थोड़ा डिटेल, समझाइए, सुनिएगा। मेरे पास पहले यहाँ से बात बताएंगे, पहले ऐसे बताते हैं। मेरे पास 10 मकान है, मैंने क्या किया साहब, एक मकान में मैं खुद रहता हूँ, बाकी के सारे मकानों को ताला लगा दिया। ताला लगा दिया, मुझे किराएदार नहीं रखना, मुझे पसंद नहीं किराएदारों से भांजागड़ करना, माथापोड़ी करना, तो आई हैड लॉक्ड ऑल द रिमेनिंग 9 हाउसेस, बंद कर दिया, ठीक है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले साल के एंड में आते हैं, मुझे क्या कहते हैं साहब, सुनना, बोले इनकम टैक्स दो। मैंने किस बात का? बोले तुमने इनकम कमाई। कहाँ कमाई है बताओ? बोले मकान है ना तुम्हारे, किराए पे दिया होगा ना। मैंने नहीं दिए मैंने तो किराए पे। बोले क्यों नहीं दिए? मैंने मेरा मन नहीं था, मेरे मकान में क्यों नहीं दो? बोले तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें देने चाहिए थे मकान किराए। मैंने कहा मेरे मकान में किराए पे दूं या ना दूं, इट्स माय चॉइस, मेरी चॉइस है, मैं मकान किराए पे दूं या नहीं दूं। मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने नहीं दिए मकान किराए पे। डिपार्टमेंट वाले बोलते तुम गलत कर रहे हो। मैंने कहा कैसे? बोले देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नियम बनाया रखा है कि यदि आपके पास एक से अधिक मकान है तो आप किसी एक मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हो, बाकी सारे मकानों को आपको किराए पे उठाओ मानना पड़ेगा। अगर तुम किराए पे नहीं उठाओ मानोगे और तुमने मकानों खाली रखा या खुद ने काम में लिए सारे मकान, तो उस केस में हम सबको किराए पे चढ़ा हुआ मानेंगे और सबकी इनकम हम हमारे मन से कैलकुलेट करेंगे। उत्तरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले मेरे बंद मकानों की इनकम, रेंट की इनकम मन से कैलकुलेट कर लेंगे और मेरी इनकम मान के उस पर टैक्स लगा देंगे। सत्यानाश! ऐसा क्यों हो रहा है? आइए बात करते हैं डिटेल में। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए हमारे देश में बहुत सारे लोग रोज भूखे सोते हैं और सड़क पे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, बहुत गरीब लोग हैं। आप कभी जाके उनकी जिंदगी देखेंगे तो आपको फील होगी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यानी गवर्नमेंट ने, आपने बचपन में सुना होगा
कि हम चाहते हैं कि गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसको कवर अप किया जाए, बराबर किया जाए, दोनों को इक्वल लाया जाए। तो डिपार्टमेंट ने एक नियम बनाया बहुत सिंपल सा, बोले जो अमीर लोग हैं वो क्या करेंगे, पूरी कॉलोनी की कॉलोनी खरीद लेंगे और पूरी कॉलोनी को लॉक लगा के रख देंगे और किराए पे नहीं देंगे। तो इससे तो बेचारा गरीब आदमी कोई मकान खरीद ही नहीं पाएगा और किराए का मकान ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस एरिया में जहाँ किराए के मकान थे उसने तो लॉक लगा के बैठा है। अब डिमांड सप्लाई का रूल है, सब मकान है ही नहीं, गरीब को किराए पे चाहिए तो किराया बहुत हाई चला गया। अगर वो अमीर आदमी यानी मैं अपने सारे मकान खोल देता हूँ तो मार्केट में मकानों की सप्लाई आ जाएगी, यानी बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे, तो रेंट भी थोड़ा कम हो जाएगा, वो गरीब आदमी अफोर्ड कर पाएगा, उसके सर पे शेल्टर आ पाएगी। तो डिपार्टमेंट क्या कहता है, तुम जैसे अमीरों के कारण, मेरा होता है तुम जैसे अमीरों के कारण ये गरीब बेचारा फुटपाथ पे सो रहा है। मेरी क्या गलती है फुटपाथ पे सो रहा है यार, कमाएगा। बोले नहीं, तू अपने मकान खोल ताकि मार्केट में बहुत सारे रेंट वाले मकान अवेलेबल होंगे, किराया कम होगा और अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसेज होगी, तो ये गरीब भी अफोर्ड करके वो मकान किराए का ले पाएगा। समझ पा रहे हैं? तो डिपार्टमेंट ने क्या कहा, अब देखो मेरे ऊपर क्या होगा, अगर मैं मकानों को लॉक रखता हूं तो डिपार्टमेंट अपने मन से उनका रेंट मान लेता है, मेरी इनकम मान लेगा, टैक्स कैलकुलेशन कर लेगा, कहेगा टैक्स जमा करा। अब बताइए खुद सोचिए, मैं मकान बंद रख के उसकी बिना बात पे उसकी इनकम मान करके उस पर टैक्स चुकाऊंगा, या मकान खोल दो रेंट आने दो, जो रेंट आएगा उसमें से टैक्स चुकाऊंगा। मींस बंद पड़ा हुआ मकान है, इस पर मैं -10,000 रुपए मेरे को मानना टैक्स देना पड़ रहा है, और एक इस मकान को रेंट भी दे दो, 1 लाख रुपए आ रहे हैं और अब 10,000 रुपए में टैक्स दे रहा हूं इसमें से। तो बेटर क्या है, बिना 10,000 जाना या 1 लाख आके 10,000 जाना, 1 लाख आके 10,000 जाना बेटर है। तो अब मैं भी मेरा मकान रेंट को उठा दूंगा। बात समझ में आ रही क्या? ठीक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है, वापस से मैं सेंटेंस रिपीट करूंगा, इफ एन असेसी होल्ड मोर देन 1 हाउसेस ही कैन शो any one house as a self-occupied house and all other remaining houses shall be treated as let out, बाकी के मकानों को let out माना जाएगा। अब सुनिए, आपके मन में 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि सर एक व्यक्ति के पास 3 मकान है और तीनों में खुद रहता है, तो क्या होगा, तीनों में खुद कैसे रह सकता है? वो बहुत सिंपल है, तीनों में खुद रह सकता है, मॉर्निंग में है, आफ्टरनून में है, इवनिंग में है, ऐसा नहीं। चलो दूसरा कर लेते हैं, मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे संडे पार्टी के लिए एक मकान रखा हुआ है, ऐसा कुछ, या अलग अलग पर्पस आप समझ सकते हैं, है ना, मकानों का अच्छा यूटिलाइजेशन है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कुछ भी रख सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है भाई एक व्यक्ति एक मकान, है ना, एक पर्सन एक फैमिली एक मकान, उनके सेल्फ ऑक्यूपाइड, बाकी सारे हाउस लेट आउट ही मानेंगे, चाहे तुम सेल्फ ऑक्यूपाइड रखते हो, चाहे वेकेंट रखते हो, चाहे लेट आउट रखते हो, हम लेट आउट मानेंगे सारे मकानों को। डिपार्टमेंट उन्हें वेकेंट नहीं मानेगा। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। दूसरा एक बात आपके माइंड में बात आ रही है, सर अगर एक मकान में हमने 2 कमरे किराए पे दे, 2 कमरे में हम रहते हैं, तो बच्चों हम पार्टीशन के हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी, आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड आधा लेट आउट, और आधे जो लेट आउट एरिया उस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो आपकी इनकम होगी नहीं ना, खुद ही रह लो उस मकान में, तो काहे की इनकम, तो फिर उस पर टैक्स नहीं लगता। तो एक पर्सन क्या चाहता है, सारे मकानों को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा दे, 6 मकान है, 6 के 6 को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा, ना रेंट की इनकम होती है ना टैक्स लगता है, ऐसा कर ले। मैंने रेंट पे दिया हुआ भी है तो मैं दिखाऊंगा नहीं उसको, रेंट कैश में ले लूंगा, मालूम क्या पड़ेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नहीं भाई, तेरा एक ही मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, बाकी जितने मकान उनको क्या मानेंगे हम लेट आउट, चाहे वो वेकेंसी क्यों ना। लिख लेते हैं इस बात को, आइए थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। इफ एन assessee holds more than 1 house, if an assessee holds more than 1 house, टेंशन ना ले, मैं इसकी पीडीएफ बनाकर आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा, डिमांड कर लीजिए प्लीज, व्हाट्सएप पर लिख भी दीजिए अगर नहीं पहुंची हो तो किसी के पास। इफ एन assessee holds more than 1 house, line change, any 1 house can be treated as, any 1 house can be treated as SOP। SOP हम लोग लिखते हैं, एग्जाम में लिखना अलाउ नहीं है। लाइन चेंज, ऑल अदर रिमेनिंग हाउसेस, ऑल अदर रिमेनिंग हाउसेस will be treated as what? let out। बाकी सारे मकानों को let out माना जाएगा।
अभी एक बात और आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए, शायद कुछ बच्चों क्लिक भी कर रही हो। एनी वन का मतलब क्या है सर? मेरे 6 मकान है, मैं एक में रहता हूँ, है ना? तो मैं जिसमें रहता हूँ उसी को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करना है, किसी को भी कर सकता हूँ, किसी को भी कर सकते हो। अब सुनना जरा, मेरे 6 मकान है बड़े बड़े और एक 7वां मकान और है छोटा, मैं रहता छोटे में हूँ। अब मैं चाहूंगा क्या, छोटे को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाना है बड़े को? जरा समझना, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, आप टैक्स ज्यादा देना चाहते हो या कम? बोलो बोलो बोलो। टैक्स कम देना है, टैक्स कम देना, तो इनकम कैसी दिखनी चाहिए? ज्यादा है कम? इनकम भी कम दिखनी चाहिए, तभी तो टैक्स कम आएगा। इनकम कम कब दिखेगी? जब आपकी रेंट की इनकम कम होगी। तो मैं बड़ा वाला मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाऊंगा कि भाई इसमें तो मैं रहता हूँ, और छोटे वाले मकान जितने भी होंगे बच्चे बच्चे, हाँ, तो सबसे बड़ा मकान होगा उसको मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाऊंगा, क्योंकि उसका रेंट ज्यादा आता, वो रेंट का अपना एग्जाम्पल हो जाएगा ना, कि मैं खुद रहता हूँ तो सबसे बड़ा मकान उसको अपना बना लो। क्यों? क्योंकि उसकी रेंट की इनकम में टैक्स देने का, बाकी छोटे मकानों की रेंट की इनकम आने तो उसको टैक्स लगने जितना लगता है। ऐसे कोई सिस्टम है। चैप्टर की असली और प्रैक्टिकल कहानियां अब शुरू होंगी, यहां से आपको आने लगेगा असली मजा। आइए करते हैं डिटेल में बात, जरा समझते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इन छोटी छोटी मगर मोटी बातों में इंपॉर्टेंट क्या है जरा समझिएगा। वेरी सिंपल बात करेंगे, बिल्कुल जीरो पे आ जाइए। एक किराएदार है मेरा, मैं मकान मालिक हूं। अब आपको मकान मालिक बन जाना है हमेशा के लिए, है ना? एक किराएदार है आपका, टेनेंट बोलते हैं। वो किराएदार आपको कुछ किराया देता है, वो किराया आपकी इनकम है। अब क्या इस किराया जो उसने दिया, वो किराया पूरा आपकी इनकम है, क्या पूरे पे टैक्स दोगे? जी नहीं। उस मकान के लिए, जो मकान आपका है, उस मकान के लिए कई तरह के एक्सपेंडिचर्स भी करने पड़ेंगे अपने को। कैसे एक्सपेंडिचर्स? देखिए सुनिएगा, मकान में कल को कोई नल टूट जाता है, कोई दरवाजा उखड़ जाता है, या व्हाइट वॉश या डिस्टेम्पर करवाना पड़ता है, ये खर्चे कौन करता है? टेनेंट या लैंडलॉर्ड? दिमाग लगाइए, टेनेंट करता है या लैंडलॉर्ड करता है? जी टेनेंट कोई खर्चा पे नहीं करता, टेनेंट केवल एक चीज पे करता है, दैट इज रेंट, बस। यानी किराएदार केवल मकान का किराया देगा, मकान में नल टूटा मकान मालिक ठीक कराएगा, गेट उखड़ा मकान मालिक ठीक कराएगा, पेंट करवाना है मकान मालिक ठीक करवाएगा, और पानी लीकेज करना है तो मकान मालिक ठीक कराएगा। यानी मैं मकान मालिक, मुझे एक मकान से 1 लाख रुपए किराया आता है, उस 1 लाख में से 15,000 रुपए अगर उस मकान की रिपेयर मेंटेनेंस मेरे खर्च हो जाते हैं, तो रिमेनिंग इनकम तो मेरी बचेगी मात्र 85,000। तो टैक्स किस पे देना है? जो 1 लाख रुपए ग्रॉस अमाउंट आया था उस पे, या 85,000 नेट बच गया उस पे? 85,000 नेट बच गया उसके। इसके अलावा सुनिएगा, मकान के ऊपर एक लोकल टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड म्युनिसिपल टैक्स। ये कौन सा टैक्स है समझिएगा। आपके घर के बाहर कचरा गाड़ी आती है? आती है ना? ठीक है, कचरा गाड़ी, कचरा गाड़ी के साथ साथ इस रोड के बाहर स्ट्रीट लाइट जलती है, रोड लाइट बिल्कुल जलती है। रोड के बाहर, रोड कई बार रोड टूट जाती है, रोड भी डालती है गवर्नमेंट। इसके अलावा वहां पे जो बाहर मेन सीवरेज की लाइन जो जा रही है, वो सीवरेज की लाइन अगर कल को चौक हो जाए, खराब हो जाए, तो एक बड़ी मशीन आती है, वो भी साफ करती है। इन सबका चार्जेस आपसे गवर्नमेंट चार्ज नहीं करती, इंडिविजुअली चार्ज नहीं करती, लेकिन इस सब का चार्ज गवर्नमेंट आपसे ले लेती है म्युनिसिपल टैक्स के नाम पे। यानी आपके घर के बगल में जो पार्क है उसकी मेंटेनेंस का खर्चा, आपकी सीवरेज का खर्चा, स्ट्रीट लाइट का खर्चा, कचरा गाड़ी का खर्चा, ये सब गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है लोकल टैक्स के नाम पे। ये लोकल टैक्स कौन देगा? टेनेंट या लैंडलॉर्ड? लैंडलॉर्ड। वो भी माइनस करना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? वो भी माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, ये सिचुएशन क्या मैनेज हो रही है? मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट कहूं कि एक लैंडलॉर्ड जो किराया लेता है, उस किराए में से कुछ पैसा उसका लोकल टैक्स देने में खर्च हो जाता है, कुछ पैसा मकान की रिपेयर मेंटेनेंस पे खर्च हो जाता है। तो उन सबको माइनस करके जो पैसा बचता है वो कहलाती है इनकम। बात समझ में आ रही है? जो किराएदार ने मुझे 1 लाख का रेंट दिया वो मेरी थी रिसिप्ट। वापस फोकस करिएगा, जो किराएदार ने रेंट दिया वो मेरी थी रिसिप्ट, उसमें से मैंने कर दिए कुछ एक्सपेंसेस, और जो नेट बच गया वो मेरे हो गई इनकम। और टैक्स किस पे लगेगा? रिसिप्ट पे, एक्सपेंसेस पे, इनकम पे? इनकम पे। यानी 1 लाख आए, 15,000 रुपए रिपेयर मेंटेनेंस पे खर्च हो गए, 5,000 रुपए लोकल टैक्स पे खर्च हो गए, 2,000 कहीं और खर्च हो गए, सारे खर्चे माइनस करके जो रिमेनिंग बचेगा इनकम, उस इनकम पे टैक्स लगेगा। क्या बात समझ में आ रही है? यानी इनकम टैक्स टोटल रेंट पे लगेगा या बचे हुई इनकम पे लगेगा? बची हुई इनकम पे लगेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको हल्का सा लिख लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा रब कर देता हूँ। एक छोटा सा मैंने फॉर्मेट बनाया
कुछ नहीं लिखना आपको ऊपर। सबसे पहले यहां लिखा मैंने ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाए तो होता है क्या बोलती है, गांव। क्या बोलती है, गांव, GAV। ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये वो रेंट है जो मेरे किराएदार ने मुझे दिया, दैट इज माय रिसिप्ट। कुछ भी अमाउंट हो सकता है, मैं x लिख लेता हूं। इसमें से बच्चों सबसे पहले माइनस होता है लोकल टैक्स, जिसे म्युनिसिपल टैक्स भी बोलते हैं। ये किस बात का है, म्युनिसिपैलिटी का टैक्स, यानी कचरा गाड़ी आ रही है उसका, आपके घर के बाहर सीवरेज वाली लाइन ठीक हो रही है उसका, या कोई भी साफ सफाई का सिस्टम चल रहा है उसका। अब ये इसको लोकल टैक्स क्यों बोला, जहां म्युनिसिपैलिटी नहीं होती, नगर पालिका होती है, नगर पालिका टैक्स, जहां नगर निगम होता है नगर निगम का टैक्स, जहां पर ग्राम पंचायत होती है ग्राम पंचायत भी इसका पैसा चार्ज करती है। तो मकान से किसी प्रकार का साफ सफाई का पैसा लिया जा रहा है, वो कौन चुकाएगा, अरे भैया सारे खर्चे मकान मालिक चुकाएगा, किराएदार केवल एक चीज चुकाएगा, क्या, किराया। तो मकान मालिक के पास किराया आया इतना, खर्चा हो गया इतना, और ये माइनस कर दिया हमने, फिर x। जो बच गया उसको बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू, इस नेट एनुअल वैल्यू में से मकान की रिपेयर, मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन का खर्चा माइनस करेंगे। अब रिपेयर, मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन पे आपने जितना भी खर्च किया हो, कम किया हो, ज्यादा किया हो, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीधा सीधा एक वर्ड निकाला, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसका एक और नाम बोल दिया स्टैट्यूटरी डिडक्शन। स्टैट्यूटरी डिडक्शन किस बात की, मकान की रिपेयर, मेंटेनेंस, टूट फूट जो भी हुई है उसका सीधा अमाउंट खर्च कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, और इसकी लिमिट फिक्स है 30% ऑफ NAV। ये NAV थी ना, इसका 30% आपको माइनस करने दिया जाएगा। मैं कुछ फिगर्स देख लेता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए 1,20,000 है, उसमें से 20,000 मेरा लोकल टैक्स पे हो गया, तो ये आ गया 1,00,000 रुपए मेरी NAV, तो ये आ गया मेरा 30,000। अब सुनिए, मकान की रिपेयर मेंटेनेंस पे मैंने 10,000 खर्च किए तो भी 30,000 माइनस होंगे, 50,000 खर्च किए तो भी 30,000 माइनस होंगे, 30,000 फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। स्टैट्यूटरी डिडक्शन, कानूनी कटौती, यानी डिपार्टमेंट ने फिक्स कर रखा है कि हर व्यक्ति को अपने नेट NAV में से 30% मकान की रिपेयर, मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस कर लेना है। बढ़िया बात है। एक और डिडक्शन होती है यहाँ पे, एक और डिडक्शन होती है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। थोड़ा हार्ड नाम है, इजी करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या है बच्चों, मकान के लिए आपने हो सकता है कोई लोन लिया हो, मकान मालिक ने, तो मकान के लिए लोन लिया था, उसकी किस्तें जा रही होंगी, तो उसी किस्तों में इंटरेस्ट भी जा रहा होगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, वो इंटरेस्ट का खर्चा भी माइनस करने दिया जा रहा है। मान लेते हो इंटरेस्ट का खर्चा रुपए 10,000 है, ये भी माइनस हो जाएगा और ये 30,000 भी माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी 60,000 रुपीज। बच्चों ये जो तो डिडक्शन है, इनके सेक्शंस हैं, और सेक्शन हम याद करेंगे। अंडर सेक्शन U/S स्मॉल लेटर्स 24A, अंडर सेक्शन 24B। गौर फरमाइएगा, A और B स्मॉल लेटर्स में है तो स्मॉल में लिखेंगे, कैपिटल नहीं, और ब्रैकेट में भी है। तो ये छोटी छोटी बातें करी, इन बातों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और अच्छे तरीके से। मिटा सकते हैं कि मुझे परमिशन चाहिए, क्या मैं इसे मिटा सकता हूँ? जी हाँ, इसे मैं मिटा देता हूँ। चलिए तो मिटा देते हैं इसको। तो दो सेक्शन हुए 24A और 24B। सर सेक्शंस भी याद करने पड़ेंगे क्या? हाँ, हमें सेक्शंस भी याद करने पड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत। हाँ, आपको नहीं करने, मैं याद करा दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो। आइए, जिनके अभी तक दिक्कत आ रही थी बिल्कुल रिफ्रेश करें माइंड को, भूल जाइए सब कुछ, बिल्कुल जीरो से आइए वापस, पूरे अच्छे से कैलकुलेशन सिखा। एक नया पेज लिया मैंने, हेडिंग डाली कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, शॉर्ट फॉर्म नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन, ऑफ मिस्टर राम भरोसे, नहीं मिस्टर एक्स लिख लेना है, ये लीजिए, फॉर
ए वाई यानी असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है, फिक्स है वो 2020-21। मैंने एक फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट लगभग आधे पेज की लेंथ के लिए, अमाउंट के 3 कॉलम के साथ में। ऊपर बनाया एक हेडर, मेरे 3 मकान है, हाउस 1, हाउस 2 और हाउस 3 हो सकता है। जितने मकान उतने कॉलम, फिक्स है साहब, जितने मकान उतने कॉलम बना दिए। पहला हाउस मेरा सांगानेर में है, ये लीजिए सांगानेर, क्या लिख दिया मैंने, एसओपी। दूसरा हाउस मेरा लालकोटी में है, ये लीजिए लालकोटी वाला लेटआउट। और तीसरा मकान मेरा वैशाली नगर में है, ये लीजिए वैशाली नगर, वेकेंट। पहले मकान में हम रहते हैं सांगानेर वाले में, लेटआउट वाले में हमने किराए पे दिया हुआ है, और वेकेंट वाला खाली पड़ा हुआ भूत रहता है। इनकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV, हम अभी मैं पूरा लिख रहा हूं यहाँ पे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV। जो लेट आउट वाला मकान है उसकी साल भर का किराया आता है, मान लेते हैं रुपए 11,000, पूरे साल भर 11 आते हैं, हाँ छोटा फिगर ले लो, है ना। और वीकेंड वाले का साल भर का किराया, वीकेंड का खाली मकान किराया कैसे है, डिपार्टमेंट अपने मन से मानेगा, और मन से मान लिया, उन्होंने मान लिए रुपए 25,000। सर ये कैसे मानते हैं, सिखाएंगे। एसओपी का किराया कुछ आता ही नहीं है, इसमें तो मैं खुद रहता हूँ ना। माइनस म्युनिसिपल टैक्स यानी लोकल टैक्स, और म्युनिसिपल टैक्स जितना होगा वो क्वेश्चन में गिवन होता है, हम क्वेश्चन में उसको उठा लेते हैं, 1000 रुपए इसका और 5000 रुपए इसका मान लेते हैं, क्वेश्चन में हमें मिल जाएगा। अभी तो कोई क्वेश्चन ले नहीं रहे, मन से चल रहा है। अब क्या आएगी, अच्छी गांव में से म्युनिसिपल टैक्स हटाएंगे तो मिलेगी हमको नाउ नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। और नेट एनुअल वैल्यू, एसओपी की नेट एनुअल वैल्यू हमेशा निल होती है, ये फिक्स है। एसओपी की नेट एनुअल वैल्यू हमेशा निल होती है, फिक्स है। उससे ऊपर कुछ भी लिखो, मान लीजिए ऊपर की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, म्युनिसिपल टैक्स दिया ऊपर, काम तो ही नहीं है कि ये क्या आएगी निल, ये फिक्स है, रूल है। यहाँ कितने बचेंगे 10,000, और यहाँ कितने बचेंगे 20,000 लेस। कौन सी रिडक्शन, स्टैट्यूटरी डिडक्शन, स्टैट्यूटरी वैधानिक कटौती। किस कारण से मिलती है कि मकान मालिक का मकान के लिए डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस का खर्चा होता है, उसके लिए कितनी मिलती है, फिक्स है 30% ऑफ एनएवी, फिक्स है, रूल है। तो एनएल का 30% नहीं होगा, इसका 3000 और इसका 6000। मान लेते हैं इस मकानों के लिए मैंने कोई लोन ले रखा है, लोन की इंस्टॉलमेंट जाती है, उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी जाता है, समझते हैं आपने, हायर परचेज पड़ा हुआ है, तो इंटरेस्ट का भी तो मेरी पॉकेट से खर्चा मकान के लिए हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन नहीं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बोल देते हैं, अंडर सेक्शन 24A वाली तो ऊपर वाली थी और 24B नीचे वाला है। मान लेते पहले मकान के लिए भी कोई लोन ले रखा था, फर्स्ट मकान के लिए कोई लोन ले रखा था, उसकी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है साहब 7,000 रुपीज, 7,000 रुपए का इंटरेस्ट जा रहा है। दूसरे वाले का 1,000 और तीसरे वाले का जाता है 3,000 का इंटरेस्ट जा रहा है। पूरे साल भर की कैलकुलेशन है, लिखा तो है फॉर द असिस्टेंट ईयर, पूरे ईयर की कैलकुलेशन है। अब आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। क्या एक व्यक्ति के एक से ज्यादा मकान हो सकते हैं? हाँ, मिस्टर एक्स के 3 मकान है। क्या उनकी इनकम आ सकती है? हाँ आ सकती है। मैक्सिमम एक मकान क्या मानना है? एसओपी, बाकी सारे क्या मानना है? लेट आउट। तो ये लेट आउट एक वेकेंट है, इस वेकेंट वाले को भी गवर्नमेंट क्या मानेगी? अज्यूम लेट आउट। इसको खाली बात, इसको मान ले लेट आउट हो गया ना, ठीक है। और इसकी कैलकुलेशन कर ली। पहले मकान की इनकम नेगेटिव में आ गई क्योंकि पैसा आया तो कुछ है नहीं, क्योंकि मैं खुद रहता हूं तो किराया तो नहीं आएगा मेरे पास, लेकिन मेरा एक इंटरेस्ट जरूर है। इस मकान की इनकम 6,000 और इसकी मकान की इनकम 11,000। तो मिस्टर एक्स की टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तीनों साल की मिलाकर, तीनों मकानों की मिलाकर, तीनों मकानों की मिलाकर के 11 और 7 10,000। बस बस बस, ये हमने क्या निकाला है? टैक्स या इनकम? जी नहीं, तो टैक्स है, इनकम है। ये इनकम का सेकंड हेड है,
यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। ऐसे पांचों हेड का टोटल हो गया था इनकम, और उस इनकम पे लगता है टैक्स। मैं इस फॉर्मेट के नीचे एक लाइन लिखना चाहूंगा, NAV ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, NAV ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पता क्या होती है, ऑलवेज निल, ये रूल है। इस फॉर्मेट के नीचे लिख लिया मैंने, डन। बस बच्चों आज इतना ही पढ़ेंगे। कल के लिए मैं बोलना चाहूंगा ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। क्या ऐसा फॉर्मेट, जो रेंट आया वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, क्या आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू, उसमें से दो डिडक्शन मिलेगी। पहली डिडक्शन का नाम है स्टैट्यूटरी डिडक्शन या स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 24A कितनी मिलती है 30% ऑफ NAV, और उसके बाद दूसरी डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। और ये आती कहां से, वर्किंग नोट से आती। सब वर्किंग नोट कहां से आएगा, सीखेंगे सारी चीजें एक ही क्लास में थोड़ी सीखनी है। कल फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। इसको जरूर से पढ़ें। क्या इनकम नेगेटिव आ सकती है, आ सकती है, डिटेल में बात करेंगे कल। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।